चलो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न बीइंग कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और इसी को देखते ही कि किस तरह के क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान मैं क्या करूँगा, लेट अस सपोज कि तुम लोगों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है और फार्मूला भी नहीं मालूम। सो हम क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट हम क्वेश्चन का फार्मूला भी देखेंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। मतलब बैकएंड में हमें पूरा डिटेल में सारा देखने की जरूरत नहीं है। जैसा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑन द स्पॉट देखेंगे और कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि ये मान लो 10 वोल्ट की प्लेट है और ये 20 वोल्ट की है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और ये 30 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा 40 वोल्ट है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर को ध्यान से देखना है और एक 50 वोल्ट की भी है। सेकंड फिगर को ध्यान से देखो, इसमें मेरा एक 10 वोल्ट है और उसके बहुत ही पास में मेरा 20 वोल्ट है और थोड़ा सा डिस्टेंस पे मेरा 30 वोल्ट है और सेम ही डिस्टेंस पे मेरा 40 है, सेम डिस्टेंस पे मेरा 50। सो 10 20 30 40 और 50, ये सेकंड फिगर होगी। तो दोनों में फर्क नजर ही आ रहा है कि 10 और 20 के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, बाकी सब में डिस्टेंस क्या सेम है। थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर कुछ इस तरह से कहती है 10 वोल्ट और कुछ इस तरह से तुम्हारा 20 वोल्ट और 30 वोल्ट में कुछ डिस्टेंस कितना पास है, ठीक है। उसके बाद 40 वोल्ट और 50 वोल्ट कुछ ऐसे। ये क्या चीज़ है, ये सामने से तुम्हें एक लाइन नजर आ रही है। अगर मैं एक सिंगल की बात करूँ ना तो कुछ इस तरह से प्लेट है ये। अगर मैं तुम्हें पूरा क्लियरली बताऊं तो ये इस तरह से कोई प्लेट पड़ी है जो कि 10 वोल्ट की है, ठीक है। ये एंटायर प्लेट है। सो हम सामने से देख रहे हैं तो हमें एक लाइन ही नजर आ रही है, ठीक है। समझ आ गई सबको इतनी बात? फिगर समझ में आ गया तीनों के तीनों? तनवीर समझ आ गया? डायग्राम समझ में आ गया तनवीर? यस सर। नाउ सी, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन में पूछा गया पहली स्टेटमेंट में, वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट। सेकेंड ऑप्शन ये कहती है वर्क डन इन फिगर 2 इज लीस्ट। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि वर्क डन इज सेम इन फिगर 1, इन फिगर 2, इन फिगर 3। अब ये वर्क डन क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ उसको। अभी क्वेश्चन मैंने पूरा डिक्टेट नहीं किया। सो चौथी स्टेटमेंट में वर्क डन इन फिगर 1, सॉरी इन फिगर 3 इज ग्रेटर देन फिगर 2 बट इक्वल टू फिगर 1। अब कौन सा वर्क डन हो रहा है मैं बता देता हूँ। हमने पता क्या किया है, हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लेके गए, इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और मेरा पॉइंट ए है यहाँ पर और पॉइंट बी मेरा यहाँ पर है। इसको लेके जा रहे हैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस केस में भी मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूँ और वही चार्ज सेम है। इस केस में भी मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूँ, चार्ज क्यों जो है सेम है। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ,
20 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से 40 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, यहाँ से 20 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से 40 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, यहाँ पर भी सेम ही है कि 20 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस से 40 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। डायग्राम्स में क्या चेंज नजर आता है कि भाई सबके बीच में डिस्टेंस यहाँ पर तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ 10 और 20 के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा इस तरह से गैप में फर्क आ चुका है, और जो ये वाला गैप है इसमें भी फर्क आया, कम हो गया है। सेकेंड फिगर देख, थर्ड फिगर देखो तो गैप ज्यादा हो चुका है, इन सब से ज्यादा गैप है। सो इन सब से ज्यादा गैप है ये, और इनके बीच में गैप कम है। अब देखो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ भी गैप ज्यादा है। ठीक है, डायग्राम हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन हमें कंप्लीट समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कहता है कि 20 वोल्ट वाले पोटेंशियल से 40 वोल्ट पोटेंशियल वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। सो हमें वर्क डन निकालना है, हर एक केस में 20 वोल्ट से 40 वोल्ट पे ही जाना है। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? उदय क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट को वहां तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो उसने हर एक स्टेटमेंट में, हर एक ऑप्शन में अलग अलग से फिगर के लिए बता दिया। वो कहता है पहले ऑप्शन ए में कहता है कि फिगर 1 के लिए ग्रेटेस्ट होगा, दूसरी ऑप्शन में कहता है कि फिगर 2 के लिए सबसे कम होगा, तीसरी ऑप्शन में कहता है कि वर्क डन सब में सेम होगा, चाहे फिगर 1 हो, चाहे फिगर 2 हो, चाहे फिगर 3 हो। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि आपका फिगर 3 का सबसे जो फिगर 3 में जो वर्क डन है वो दूसरे वाली से ज़्यादा है, और जो दूसरे और पहली में वर्क डन क्या है सेम। बताओ क्या आंसर हो सकता है और किस तरह से सॉल्व करा जाएगा क्वेश्चन? क्या फार्मूला लगना चाहिए? फार्मूला एक ही है, कुछ बोलो। सर याद नहीं। ओके, तनवीर कोई आइडिया? कोई आइडिया तनवीर? वैसे भी तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम क्योंकि क्लास में बाद में आए थे। गौरव तेरे को आइडिया है? नो सर। ठीक है, नाउ सी क्या क्वेश्चन हो सकता है। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, सो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि जितने पोटेंशियल, अब देखो चार्ज तो फ्लो कर गया है ना, चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या लो, वो तो अमूमन फ्लो करता है, ये हमें पता है। लेकिन हम यहाँ पर एक चार्ज पोटेंशियल को लेके जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं भाई? प्लस क्यू को लेके जा रहे हैं। कहां से कहां लेके जा रहे हैं भाई? उसको 20 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जितने पोटेंशियल डिफरेंस में लेके जाएंगे, सो देखो इसको ऐसे याद रखना है, वर्क डन का एक सिंपल फार्मूला होता है, उसके अलावा कोई फार्मूला हमने यहाँ पर नहीं करना है, और वो फार्मूला है W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये फार्मूला है। क्यू क्या है? जिसको लेके जाने में वर्क करना पड़ रहा है वो क्यू है। जब लेके जा रहे हैं, सो जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस नजर आता है वो है डेल्टा वी। सो उस चार्ज पार्टिकल को, मतलब उसकी वैल्यू चार्ज को उस डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास वर्क डन निकलता है। अब अगर मैं तीनों फिगर्स को ध्यान से देखूं, तीनों फिगर्स को ध्यान से देखूं, तो शायद फार्मूला क्लियर हो गया? हाँ जी सर। फार्मूले से एक चीज पता लग गई कि आपका जो वर्क डन है वो सिर्फ कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है एक तो ये चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं, प्लस जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम लेके जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, सो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है वो सिर्फ उसको, सो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बीच रास्ते में कैसे भी लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि जो जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं प्लस क्यू, वो तीनों केसेस में सेम है। सो हमारा एक बात तो क्लियर होगी कि जो वर्क डन है, ठीक है, सो उनमें से एक फैक्टर
क्या वो तो हो गया सेम। अब रह गया दूसरा फैक्टर डेल्टा वी। तो पहले वाले केस में देखते हैं डेल्टा वी कितना है। लेके कहाँ तक गए 40 वोल्ट तक, कहाँ से लेके गए 20 वोल्ट तक। सो डिफरेंस कितना है, कितना है तनवीर 20 वोल्ट का। 40 माइनस हाँ 20 जी कितना हो सर। गया 20 हो गया ना। सो पहले वाले में डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट। दूसरे वाले में भी देखो, दूसरे वाले में भी हम 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक ही लेके जा रहे हैं, तो इसमें भी डेल्टा वी कितना 20 वोल्ट। तीसरे वाले फिगर में भी हम 20 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक लेके जा रहे हैं, सो यहाँ पर भी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 20 वोल्ट। अब तीनों केसेस में डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी ये बराबर है, इसका मतलब ये भी बदला नहीं और ये भी बदला नहीं। इट मीन्स W इज सेम फॉर ऑल द थ्री फिगर्स। दोनों क्लियर होगा सबको। फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3। सो इट मीन्स मेरे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन सी। कोई डाउट बोलो उदय। उदय कोई डाउट। गौरव नो सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ जी सर। उदय का है, उदय क्लियर हुआ, म्यूट है, माइक ऑफ है। तनवीर क्लियर हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो भी करके हटे। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें मैंने अभी, जिसमें से पहला क्वेश्चन हो गया। सो तुमने पहले क्वेश्चन में सीखा क्या, एक फार्मूला सीख लिया। वो कौन सा फार्मूला सीख लिया, वर्क डन किसके बराबर होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब इसी के साथ तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो भी वर्क डन करा जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बस इतना याद रखो। एक और चीज क्लियर होगी तुम्हारी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि कुछ लाइनें रटनी है तो रट लो, बिकॉज फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे पहला क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखना, पहली ऑप्शन आर क्लोजर, आर क्लोजर इन रीजन, इन रीजन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स compared to regions of lower electric fields. Second option will be more crowded, will be more crowded near sharp edges, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट विल बी मोर क्राउडेड नियर regions of large charge densities. D option will always be equally spaced। चार ऑप्शन है तुमसे, तुम्हारे पास। क्वेश्चन तुम्हारे लिए पहला सवाल, क्या तुमने कभी ये चार पॉइंट सुने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में, हाँ जी सर। सुना है तनवीर, सुना है तुमने कि सिर्फ ये क्या हो गया, क्रैश हो गया एप्लीकेशन, एक सेकेंड। हाँ हाँ शिट,
क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा लिखना पड़ेगा। दोबारा तो क्या ही लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सो तुम्हारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट इतने में गायब हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन क्रैश हो गया। एप्लीकेशन क्रैश हो गया, उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। देखो ये जो ऑप्शन है, सो क्वेश्चन जो है इसको तो याद रख लो। क्वेश्चन फिर इसमें सही कौन सी स्टेटमेंट है बताओ? क्या पहली स्टेटमेंट सही है? आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बताओ। कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट ठीक है? नहीं सर। स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट कहती है ये ध्यान से सुनना। भी पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ये 10 वोल्ट का है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस 20 वोल्ट का, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस 30 वोल्ट का। लेट अस सपोज करें, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इतना सबको याद है? गौरव पता है इतना? हाँ जी सर। हाँ, क्वेश्चन पता है ना इतना? तनवीर पता है? उदय? यस सर। हाँ जी सर। हाँ उदय, नौसी। हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता स्ट्रॉन्ग, सो ये जो 10-20 वोल्ट के तुम्हें इतना स्पेस दिख रहा है ना, तो ये पास पास होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट यही कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मान लो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, सो ये 10 और 20 वोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। लेट अस अगला केस देखो, अगर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग ना होकर के वीक होती, कम होती, सो इसका मतलब ये था कि जो ये तुम्हें 10 वोल्ट और 20 वोल्ट दिख रहा है, ये 20 वोल्ट यहाँ ना दिख करके हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और दूर दिखता। ठीक है, सो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस उतने ज्यादा पास पास नजर आएंगे। सबको याद हो गया? तनवीर याद हो गया मैंने क्या बोला? कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस उतने ही क्लोज होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, यहां से क्लियर होता है कि अगर आपका dr डिस्टेंस कम है, dr इज लेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली वेरी हाई। मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, अगर अब हमने रिलेशन क्या याद रखना है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो तुम्हें बताया, एक तो ये चीज याद रखनी। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा हमें क्या मिला इस क्वेश्चन से, हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr। गौरव क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अभी कौन आया? हाँ तनवीर कहाँ रह गई? तनवीर किधर रह गए थे तुम? सर लैपटॉप में इशू आ रहा, चल नहीं रही। क्या नहीं चल रहा? ऑन ही नहीं हो रहा है, बार बार ऑफ हो ही जा रहा है। अभी ठीक है? अब सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
फोन से ज्वाइन कर लो, ठीक है, कहीं लैपटॉप अपडेट ना मांग रहा हो, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर रही हूँ सर। सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो। गौरव क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्या था? उदय क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? क्या नाम है तेरा तोशन? दूसरी स्टेटमेंट है विल बी मोर क्राउडेड। नियर शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर। शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर की बॉडी मेरी क्यूबिकल है, ठीक है, इस तरह से। सो जो इसकी एज हो गई, ये कॉर्नर्स हो गए, ये एज हो गई, दे आर दी शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स। सो वहां पर तुम्हें जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है वो बहुत ज्यादा क्राउडिंग मिलेगी, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है, इस यही कारण होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, इसको याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाएगी याद? हाँ जी सर। रट लो इसको। एक बार ही और समझा दो सर सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बस रटना है उदय, कुछ नहीं ध्यान करना। याद क्या रखना है भाई, शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर, मान लो एक क्यूबिकल बॉडी है मेरे पास, वो एक कंडक्टिंग बॉडी है। सो इसके कॉर्नर्स, इसकी एजेस, कितनी एजेस होगी? 12 एजेस होगी। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्राउडिंग मिलेगी किसकी? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की। अभी क्लियर है तनवीर? तनवीर हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। तुम्हें दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 2 की? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में मालूम पड़ा? सेकंड नहीं देखी सर। ठीक है, फर्स्ट तो पता लगी ना। हाँ जी। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस विल बी मोर क्राउडेड। मतलब जैसे पहला 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, 20 वाला बिल्कुल इसके पास ये क्राउडिंग हो गई है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गई है, ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत दूर दूर नहीं है। कहाँ पर? नियर दी एजेस, शार्प एजेस, कॉर्नर्स, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये क्यूबिकल बॉडी, ये उसकी एजेस है। सो यहाँ पर तुम्हें किसी कंडक्टिंग बॉडी की शार्प एजेस के पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्राउडेड नजर आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली चीज होगी। सी पॉइंट, सी स्टेटमेंट, विल बी मोर क्राउडेड, will be more crowded near regions of large charge densities, ठीक है। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसको भी याद रख लो कि जहां पर चार्ज डेंसिटीज बहुत ज्यादा होगी वहां पर तुम्हें ये क्राउडिंग मिलने वाली है। ये कॉर्नर्स जो है यहाँ पर वैसे भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ये याद रखना है। बस ये सिमिलर सिमिलर से पॉइंट्स है। इसका मतलब कि तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि भाई जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है उसमें सिर्फ इतना नहीं याद रखना कि भाई उसमें सिर्फ एक ही बात याद नहीं रखनी कि भाई आपका जो एक सरफेस है उस पे सब जगह पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बस इतना नहीं करना होता सिर्फ, इसके अलावा देखो 3 पॉइंट तुम्हें मिल गए हो। सो अब देखो यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। सो असर्शन रीजन के क्वेश्चन लगाने के लिए तुम्हें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, प्लस उसकी 3 स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। चौथी एक और स्टेटमेंट बता देता हूँ कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में जितना वर्क डन करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे को क्वेश्चन बताएगा। वर्क डन इन गोइंग ए क्या सर? वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस?
बोलो। क्या आएगा तनवीर, आंसर क्या आएगा? एक चार्ज जीरो। पार्टिकल। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। जीरो क्यों आएगा? अभी बताया मैंने कि हमने लेके, मान लो किसको लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू को लेके। फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होता नहीं। इट मींस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। सो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। चौथी स्टेटमेंट मिल गई। चार स्टेटमेंट तुमने बिल्कुल याद रख ली है। वॉइस क्लियर हो गया? क्वेश्चन हो गया? हो गया सर। ठीक है। उदय क्लियर हो गया? गौरव? हो गया सर। हो गया सर। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो हमने कितने क्वेश्चन करे, उनसे क्या क्या सीख लिया। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में सब कुछ सीख लिया, बस ड्रॉ करने रह गए, जो इस बार पेपर में आया था सीबीएसई में। फार्मूला देख लिया, वर्क डन से रिलेटेड चार स्टेटमेंट्स देख लिए, चारों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सेव हो रही है तो इसको बार बार देखना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्क डन टू मूव, work done to move a charge along an equipotential surface। फिर से वही क्वेश्चन आया फ्रॉम, लेकिन इसकी खासियत देखना क्या है क्वेश्चन की। फ्रॉम ए टू बी, पहली स्टेटमेंट, कैन नॉट बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस का साइन ई इंटू डी एल। बी ऑप्शन मस्ट बी डिफाइंड एज ए टू बी ई डॉट डी एल, यहाँ पर वर्ड है मस्ट बी डिफाइंड एज, बाकी सब सेम है। थर्ड ऑप्शन इज जीरो। फोर्थ ऑप्शन कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू। उदय आंसर क्या आएगा इसका? अभी करके हटे। उदय आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना है। वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी, कितनी वैल्यू आएगी? उदय, गौरव, सर जीरो। क्वेश्चन कितनी वैल्यू आएगी? सर जीरो। उदय क्यों, कैसे जीरो आएगा? क्योंकि वर्क डन का फार्मूला क्या है उदय? सर डब्ल्यू से क्यू इंटू डेल्टा वी। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। जीरो सर। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट सही है। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ उसमें एक सिंगल ऑप्शन वाला करेक्शन नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं उसमें तीन ऑप्शंस भी सही आंसर दे दिए तो समझो हमारे तीन क्वेश्चंस और हो गए, ठीक है। सो अभी हमने तीन क्वेश्चन ही करे, हमने उससे ज्यादा क्वेश्चन कर लिए बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। यही ब्यूटी है इन क्वेश्चंस की कि आप अगर एक क्वेश्चन लगाते हैं उससे चार तरह के क्वेश्चन और हो जाते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट और सही है, क्वेश्चन फाइंड आउट द स्टेटमेंट। सर बी। बी मस्ट बी डिफाइंड एज दी, हाँ जी। आंसर तो ठीक है, इट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अब कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, पहले इसको एलिमिनेट कर देते बिकॉज इट इज नॉट ट्रू, वो तो हो ही नहीं सकता, नॉन जीरो वैल्यू तो हो नहीं सकती। और तीसरी स्टेटमेंट इज जीरो, तो 101% होगा ही होगा, जीरो तो होना ही होना है। लेकिन वो जीरो आया किस फॉर्मूले से है? वो इस फॉर्मूले से आया है, इस फॉर्मूले से, सेकंड वाले फॉर्मूले से, मस्ट बी डिफाइंड एज, ठीक है। कैसे? तो इसको करते हैं। मैंने क्या लिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहां से लेके यहां तक गया हूं प्लस क्यू को लेकर के, ठीक है। सो वर्क, और मान लो डीएल लेंथ है
मान लो जो भी लेंथ है इनके बीच की, डीएल नहीं मानते इसको भी, ठीक है। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहा हूं, मैंने स्मॉल डिस्टेंस डीएल मूव कराया, स्मॉल डिस्टेंस डीएल मूव करा दिया। सो इसको जितना मूव कराया उसको मूव कराने में, और लेट अस से मेरी यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, यूनिट पर यूनिट चार्ज को ले रहा हूँ, 1 कूलम लिया। क्यों लिया? बिकॉज अगर किसी बच्चे ने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना पोटेंशियल की, तो उसको पता हो जाएगा कि भाई 1 क्यों लिया सर ने, ठीक है। तो वहां देखेंगे इसको, बस अभी हमने याद रखा है कि यहाँ पर वैल्यू 1 कूलम की है। सो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया फोर्स, कि जितना मैंने फोर्स लगाया, कितने डिस्टेंस मूव कराया, डीएल डिस्टेंस मूव करा दिया, चलो ये भी हो गया। लेकिन अब फोर्स इनटू डीएल, ये डॉट प्रोडक्ट है, एफ वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दोबारा लिख देता हूँ इसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। सो फोर्स लगेगा जो भी है, अगेंस्ट ही लगता है, तो माइनस का अपने आप आ जाता है, cos 180 डिग्री बनता है, डेरिवेशन जब हम करते हैं। सो यहाँ पर माइनस एफ डी एल हो जाएगा, ठीक है। अब एफ का फार्मूला क्या होता है, एफ हम पढ़ के रखे हैं, क्यू इंटू ई होता है। मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या है, 1 इंटू ई, तो मेरे पास यहाँ फार्मूला क्या आ गया, माइनस 1 इंटू ई। सो फार्मूला एक्चुअली क्या होता है, क्यू इंटू ई डी एल, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। सो क्यू की वैल्यू क्या, 1, सो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 इंटू ई। तो फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर ईडीएल लिख देंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया, ईडीएल। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूंगा तो मैं उस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दूंगा, और माइनस साइन इधर भी, इंटीग्रेशन का साइन इधर भी होगा, और मैं माइनस को बाहर ले लूंगा। अब लिमिट में, लिमिट क्या होता है कि इनिशियल लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम ए से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट साइड वाले। राइट साइड में क्या पड़ा था, ई डॉट डीएल या ईडीएल, डॉट नहीं ईडीएल। सो फार्मूला देखो बन गया, कैसा फार्मूला बना, जैसा बी ऑप्शन में। सबको समझ में आई बात है? तो अगर अभी भी इसमें डाउट है, तो तुमने कुछ नहीं करना, सेकंड स्टेटमेंट को रट डालना है कि भाई हाँ, जो वर्क डन होता है वो इस तरह से निकलता है, इनटू बी ई वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है। यहाँ ठीक है उदय, हाँ जी सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तनवीर, गौरव, हो गया यस सर। सर। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ सीखने को क्या मिला, यहाँ सीखने को मिला कि भाई जो वर्क डन होता है उसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, वो ये रहा, जो ऊपर डिराइव कर दिया, ये रहा। सी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। In a region of constant potential, first option, electric field is uniform. B option, electric field is 0. C option, there can be no charge inside the region. D option, electric field shall necessarily change if a charge is, साथ ही साथ लिखो क्वेश्चंस को, लिख रहे हो ना उदय, लिख रहे हो क्वेश्चंस? हाँ जी सर। गौरव क्वेश्चंस लिख रहे हो? हाँ जी सर। लिखने हैं क्वेश्चन तुमने अपनी कॉपी में। तनवीर तुम लिखते हो कि नहीं लिखते?
लिख रही हूँ सर। हाँ लिखने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? फिक्स। सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज ही नहीं कर रहा, बदल ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड और V की बात हो रही है, इसका मतलब हमने एक ही रिलेशन याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसको तो भाई पल्ले बांध लो, ये तो याद रखना ही रखना है। अब क्योंकि V कांस्टेंट है, V बदल नहीं रहा, इसका मतलब डेल्टा V जीरो है, सो मतलब dV जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी dV की वैल्यू क्या है? जीरो। सो पूरा एंटायर वैल्यू क्या होगी? जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये ऑप्शन तो सही है। इसके अलावा एक और चीज सही है, वो क्या सही है? क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती। क्यों भाई? जब वो जीरो हो ही गया, सो फिर यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? समझ आ गई बात? क्वेश्चन हाँ जी सर। अब दूसरी स्टेटमेंट सही है, एक और स्टेटमेंट सही है, दोनों में से, सी और डी में से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? सर डी। तनवीर कौन सी स्टेटमेंट सही है? सी है सर। गौरव? पता नहीं सर। उदय? पता नहीं सर। ऑप्शन सी सही है, डी सही नहीं है। रीजन क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो हो ही गया, सो भाई वहां पर चार्ज इनसाइड द रीजन कैसे हो सकता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों? गॉस थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसका? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय इनसाइड, ये इनक्लोज होता है। सो जब यही जीरो हो गया, तो क्यू की तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट मींस क्यू नेट जीरो होगा। समझ आ गई बात? तो सर बात क्लियर हुई हाँ जी सर। कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इसका मतलब अंदर कोई चार्ज होगा भी नहीं। बट एक चीज बताओ कि अगर क्यू नेट जीरो है या फ्लक्स जीरो है, ये बताओ। फ्लक्स जीरो तो मतलब क्यू नेट जीरो, ठीक है। सो तो क्या हम ये अंदाजा लगा लें कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं? एक और क्वेश्चन है, ये पेपर में आया, यूटी 1 में डाला, बताओ। तनवीर, क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स है नहीं, सो क्यू नेट जीरो हो गया, सो इससे क्या ये अंदाजा लगा दें कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? Is there any charge inside the surface? नो सर। ठीक है, मतलब कोई चार्ज है ही नहीं अंदर, है ना? तो सर, is there any charge inside the surface? हो सकता है सर। गौरव, हो सकता है, नहीं हो सकता? लग तो नहीं रहा सर होगा। अच्छा, उदय? चार्ज है सर। है। तनवीर? नहीं होगा सर। नहीं होगा। उदय कैसे, क्या है, कैसे है चार्ज? पता नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल दिया सर। नहीं, अंदाजा नहीं लगाना, किसी भी चीज के पीछे कोई वैलिड रीजन होता है। देखो, तुक्का नहीं मारना, कभी भी मेरी क्लास में तुक्का नहीं मारना। इफ यू नो द आंसर और उसके पीछे वैलिड रीजन पता, तभी बोलना है। मुझे डर लग रहा था सर, मुझे हो सकता है सर। नहीं, वो अंदाजा भी नहीं लगाना, उसका रीजन पता है क्या है? अब तुम बोल दोगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया और मेरे को तुमने आंसर कर दिया और आंसर सही है, मेरे को लगेगा कि तुमको आता है, ठीक है, और जबकि तुमने तुक्का मारा है, तो वो पॉइंट वहीं मिस हो जाएगा तुम्हारा। सो नेवर एवर गेस इन माय क्लास। इफ यू नो द एग्जैक्ट वैलिड रीजन ओनली देन यू विल आंसर, अदरवाइज से नो आई डोंट नो, तो हमारा टाइम भी बचेगा, हम स्किप भी उसको कर भी लेंगे। सी नाउ, इज देयर एनी चार्ज इनसाइड? यस देयर इज चार्ज। कैसे? भाई यहाँ पर देखो, क्यू नेट की वैल्यू जीरो है। मान लो एक हो गया +5 कूलम, +5 होगा, एक हो गया -5 कूलम, इसी सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर पड़े हुए। सो इन दोनों का नेट कितना होगा? जीरो। अब इसका मतलब ये थोड़ी था कि ये है नहीं। तनवीर समझ आई बात?
ओके सर। हाँ, तो यही मतलब होता है इसका कि देयर मे बी द चार्जेस इनसाइड द सरफेस एंड दैट चार्जेस मस्ट बी ऑफ द अपोजिट साइड। अब ये तो दो की बात हो रही है, मान लो 10 में 10 चार्जेस होते हैं, सो उनका नेट जीरो आ रहा है, तो प्लस वाले प्लस के हो गए, माइनस वाले माइनस हो गए, तो कट के क्या हो गया, जीरो हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, द चार्ज मे बी इनसाइड द सरफेस। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर। चलो, नाउ सी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गौरव क्लियर है ना? हाँ जी सर। ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उसके बीच में लगा दी मैंने इस तरह से पार्टीशन, और आधे पार्टीशन में देखो यहाँ जो डिस्टेंस है वो डी है, ये प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। सो आधे पार्टीशन में मैंने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 भर दिया, और आधे पार्टीशन में मैंने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब आधा नहीं है, ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, ठीक है। और जो ये प्लेट एरिया तुमको दिख रही है, इस प्लेट एरिया का एरिया है A, ठीक है। तो ये तो तुम्हें इस तरह से दिख गया है, रोटेट तो नहीं होता इसमें, चलो रोटेट तो पता नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी थी। चलो देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन द सीरीज। ये ऐसे लगे हुए, क्वेश्चन में तो बोल दिया सीरीज में, लेकिन मैं इसको पकड़ के सीधा कर देता हूँ, ठीक है। इसको घुमा देता हूँ और सीधा करता हूँ, तो तुम्हें क्लियर होगा कि कैसे। ये रही प्लेटें, ठीक है, ये पार्टीशन बीच का, आधे पार्टीशन, आधा तो नहीं, D1 डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक K1 डाल दिया, D2 डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक K2 डाल दिया, ठीक है। और अब क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं होता कि भाई वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन रही है, ठीक है, हमने खुद तोड़ के बनानी होती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, फिर बताऊंगा क्या क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज ए कैपेसिटर। अब यहाँ पर एक इस जो अरेंजमेंट को क्या देखा जा सकता है, एक कैपेसिटर है जिसके अंदर K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डली हुई है इन द थिकनेस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन में सी नेट नहीं पूछा, दे आर नॉट आस्किंग सी नेट, सो व्हाट आर दे आस्किंग नाउ, दे आर आस्किंग के नेट। ये पहली बार सुन रहे होगे तुम, क्वेश्चन सुना पहले ये? नहीं सर। हाँ। तनवीर पहले सुना के नेट? यहाँ पर नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो अब वो क्या है वो निकालेंगे हम। गौरव, उदय, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तनवीर, हाँ जी सर। तनवीर क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। उदय, सी दिस, हो गया सर। वो जो पार्टीशन था, ये जो पार्टीशन था, मैंने इसको पकड़कर तोड़ दिया, ठीक है। तो पकड़ के जब तोड़ा और अलग अलग कर दिया, ये वाला पार्टीशन में K1 डाइलेक्ट्रिक है और डिस्टेंस है D1, ये वाले पार्टीशन में K2 डाइलेक्ट्रिक है, डिस्टेंस है D2, ठीक है। और अब जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों को अगर मैं, ये दोनों आपस में वैसे ये वाला एंड और ये वाला एंड जुड़े हुए हैं, सो वैसे भी अगर मैं बीच में एक वैसे एक वायर लगा दूं, सो ये कैसे लगेगी कैपेसिटर, दिस इज, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, और दोनों किस में नजर आ रहे हैं, दोनों नजर आ रहे हैं सीरीज में नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना, सीरीज में नजर आ रही है ना? हाँ जी सर। तनवीर क्लियर है? गौरव, यस सर। हाँ जी सर। नाउ सी वेरी क्लियर।
तनवीर, ये कैपेसिटर नजर आ रहा है जिसकी प्लेटों के बीच में डिस्टेंस d1 है और यहाँ पे प्लेट एरिया a है, ठीक है। बीच में क्या डला हुआ है, पूरी एंटायर डिस्टेंस में K1 डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। इसकी कैपेसिटी C1 बताओ कितनी है, जल्दी से। सर सिर्फ K1 की? सिर्फ पहले वाले की, हाँ K1 वाले की। K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K1 बोलना है। C2 की बोलो कैपेसिटी। K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पर D2 आएगा और यहाँ पर D1 आएगा, ओके। क्योंकि डिस्टेंस क्या है D1 है और दूसरे में डिस्टेंस क्या है D2 है। क्वेश्चन क्लियर है इतना? हाँ जी सर। देख गौरव, क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। अब सीरीज में सी नेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। सो 1 अपॉन सी नेट क्या है, व्हाट इज सी नेट, व्हाट इज सी नेट? अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं, ये वाले को देखूं, सो इसके बीच में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स डल रखे हैं K1 एंड K2। अगर इन दोनों का K इफेक्टिव या K नेट जो बोलो वो ऐसे है कुछ, K नेट, उसकी वैल्यू होगी K, सपोज करते हैं, या K नेट ही लिख लेता हूँ उसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। सो इन दोनों को मिलाकर जो K नेट आएगा वो ये है मेरा, लेट अस सी। और डिस्टेंस क्या हो गया दोनों प्लेटों के बीच में, वो हो गया D, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, D1 प्लस D2। सो इसकी कैपेसिटी C नेट क्या निकलती है, सो K नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। बोलो यही होती ना? क्वेश्चन पता हाँ जी लगा? सर। अगर मैं सीधा ये बोल देता कि भाई सी नेट क्या है, सो जो अंदर डाइलेक्ट्रिक है दोनों को मिलाकर के के नेट निकल गया, और एप्सिलॉन नॉट तो हम अपनी मर्जी से लगाते ही है, मतलब फॉर्मूले में होता है, और इनटू क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स होता है, और डिवाइड में क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रहता है, d1 एंड d2। ये तो सी नेट है एक तरह से, लेकिन मैंने जब इनको ब्रेक करा तो ये दो में ब्रेक हो गए, C1 एंड C2 में। अब ये तो सीरीज में नजर आ रही है, और सीरीज में मैं जब फॉर्मूला लगाता हूँ सी नेट का तो वो ये आता है, तो यहाँ वैल्यू डालो जरा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, और C2 की वैल्यू डालो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अगले स्टेप में ये D1 ऊपर चला जाएगा और ये D2 ऊपर चला जाएगा। सो 1 अपॉन सी नेट किसके बराबर आएगा, D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। बोलो बॉयज, क्लियर हुआ? उदय, गौरव, रोशन, हाँ जी सर। उदय, हाँ जी सर। उदय क्लियर हो गया? तनवीर क्लियर हुआ? यस सर। उदय क्लियर हो गया कि नहीं? चलो देखो इसको। अब यहाँ पर इस साइड में, राइट साइड में एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, तो उसको ये बना पर एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, समझा? सो यहाँ हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, अंदर क्या बच गया, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। अभी मैं लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इसको ऐसे लिखा रहना है 1 अपॉन सी नेट। सो इधर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A, एलसीएम ले लेंगे K1 एंड K2, सो इधर हो गया D1 K2 प्लस D2 K1, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरा ये आ गया 1 अपॉन सी नेट। अच्छा सी नेट मेरे को मैं निकाल चुका हूँ, ये क्या निकाला मैंने, वो निकाला था कि भाई ये प्लेट्स है, इनके बीच में जो इस टाइम डाइलेक्ट्रिक है वो है के नेट, और इनका एरिया जो है वो है ए। सो इनकी कैपेसिटेंस जो है वो सी नेट है। सो सी नेट क्या बनना चाहिए, के नेट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D क्या है, D1 प्लस D2।
सो इस सी नेट को यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पर। सो के नेट एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगले स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा, d1 k2 प्लस d2 k1 अपॉन k1 k2। ध्यान से देखना सबने, अब ये d1 ऊपर चला गया, d2 के ऊपर d1 प्लस d2 ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया k नेट एप्सिलॉन नॉट है, और इधर क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट है। ऊपर वाला सवाल कर दो, d1 k2 प्लस d2 k1 अपॉन k1 एंड k2। सो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया। अब मेरे पास ये d1 और d2 ऊपर है, नीचे 1 अपॉन k नेट है, तो मैं इसको उलट देता हूँ। सो k नेट ऊपर आ गया, d1 प्लस d2 नीचे हो गया, और इधर वाला भी सब उलट जाएगा, k1 k2 ऊपर चला गया, नीचे d1 k2 प्लस d2 k1 हो गया, और ये इधर चला जाएगा क्योंकि वैल्यू निकालना है k नेट d1 k2 d1 प्लस d2 अपॉन d1 k2 प्लस d2 k1। वॉइस क्लियर हुआ? सिंपल मैथमेटिक्स है, बोलो। तनवीर क्लियर हुआ? यस सर। रोशन, हाँ जी सर। तुम्हारा? हो गया सर। हाँ, इसको नोट करना है, साथ के साथ नोट करना है। नोट किया? उदय, उदय नोट कर लिया? कितने क्वेश्चन हो गए आज? 6 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से छठे क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि भाई सीरीज में फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस c2। एक और चीज सीखी कि भाई जैसे सी नेट निकलता है वैसे के नेट भी निकल सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन? नहीं सर। उदय, उदय कहाँ है? अच्छा उदय है ही नहीं यहाँ पे। तनवीर क्लियर? सर मे आई लीव नाउ? क्या हो गया? प्रॉब्लम सर आई है? हाँ, बैठा नहीं जा रहा है अब। चलो ठीक है, मैं इसको यहीं खत्म कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके। हाँ। ठीक है बॉयज, क्लियर हुआ सारा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी हो गया सर। चलो ठीक है, मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ।